डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण उन लोगों के लिए है जिन्हें जिहाद करने वालों से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिहाद को जिहाद कहने पर दिक्कत होने लगती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मारूफ अहमद खान ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि मीडिया और अखबार द्वारा लव जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस याचिका में मीडिया में इस्लाम विरोधी भ्रामक खबरें परोसने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने और सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के रूप में दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास दूसरे कानूनी उपाय मौजूद हैं और दूसरे प्रावधानों के तहत मामले को चुनौती दे सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई के दौरान बरेली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की एक सुनवाई के दौरान कहा था कि लव जिहाद का मुख्य मकसद जनसंख्या को बदलना है। कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद सीधे तौर पर गैर मुस्लिम महिलाओं को धोखे से विवाह कर इस्लाम में लाने से जुड़ा है। यह अवैध धर्मांतरण कुछ चरमपंथी व्यक्तियों की ओर से किया जाता है जो या तो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं या उसका समर्थन करते हैं। लव जिहाद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं और अधिकतर विदेशी फंडिंग होती है। जब इस साल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की लव जिहाद से जुड़ी टिप्पणियों को हटाने से इनकार करते हुए इन टिप्पणियों को सही माना था। हालांकि 2020 में केंद्र सरकार ने कहा था कि लव जिहाद की कोई तय कानूनी परिभाषा नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में 2020 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में सभी को धार्मिक आजादी है। पहचान बदलकर लव जिहाद के आरोप काफी वक्त से लगते रहे, लेकिन यूपी के प्रयागराज से एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है जिसमें आरोपियों ने हिंदू लड़की को बरगलाया, फिर उसको मुसलमान बनाया और आखिर में हिंदू युवती को आतंकी बनाने की कोशिश की। इस टेरर नेटवर्क का एक सिरा प्रयागराज में है और दूसरा सिरा केरल में है, जिसे आपको बहुत गौर से देखना चाहिए और बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि पीड़ित युवती को दरक्षा खान नाम की एक महिला ने इस्लाम कबूलने के लिए बरगलाया। जब इस्लाम में युवती की दिलचस्पी बढ़ने लगी तो दरक्षा ने युवती की मुलाकात मोहम्मद कैफ नाम के दूसरे आरोपी से कराई। कैफ ने युवती को डराया, धमकाया और उससे प्रयागराज से लेकर केरल चला गया, जहां पीड़ित युवती का ब्रेन वॉश करके उसे आतंकवाद में धकेलने की साजिश रची गई। हालांकि परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवती को ढूंढ निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रक्षा बानो का घर है। ये वो लड़की है जिसने की दलित नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ये लड़कियों को ये यहाँ से लेके गई और यहाँ पे केरल लेके गई। एक लड़का था, वो जबरदस्ती कार में बैठा करके लेके इफ्को भगा, तो लड़की हमारी चिल्ला रही, कहाँ लेके जा रहे हो? कहें चलो इफ्को से वापस आ रहे हैं। टिकट कटा के जहाँ केरल के लिए बैठा दिया गया। इंटरनेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग संलिप्त है, तो उस पहलू से भी उनकी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोहम्मद कैफ ने पीड़ित हिंदू युवती का शारीरिक शोषण करने की भी कोशिश की थी और इसी डर की वजह से युवती केरल पहुंचने तक दरक्षा खान और मोहम्मद का विरोध नहीं कर पाई। लेकिन केरल के त्रिशूर पहुंचते ही उसने स्थानीय समाजसेवी संगठनों से संपर्क किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़ित युवती को रेस्क्यू कराया। प्रयागराज और केरल के त्रिशूर के बीच 2188 किलोमीटर का फासला है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, आखिर आरोपियों ने पीड़ित युवती को केरल के त्रिशूर ले जाने का फैसला क्यों किया? इतने लंबे सफर में उन्हें कहीं भी पकड़ा जा सकता था, तो फिर आरोपियों ने केरल तक जाने का रिस्क क्यों उठाया? इन सवालों का जवाब भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम का यह हिस्सा भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी दरक्षा खान का कनेक्शन प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई से था। पीड़ित युवती से पहले दरक्षा ने 2 और लड़कियों को केरल भेजा था। पिछले 3 साल में दरक्षा 5 बार केरल जा चुकी है और लड़कियों को भेजने के बदले में उसे केरल में पीएफआई के सदस्यों से पैसे मिलते थे। पिछले 10 साल में देश के सबसे शिक्षित राज्यों में शामिल केरल कट्टरपंथ और आतंक के वायरस से ग्रसित हो चुका है। पीएफआई के साथ साथ इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक आतंकी संगठन भी केरल से उनका रिश्ता दिखाई दिया।
इस रिश्ते को समझने के लिए आपको केरल और इस्लामिक स्टेट के इतिहास का काला चैप्टर जरूर देखना और समझना चाहिए। साल 2017 में केरल पुलिस ने एक डेटा जारी किया था, जिसके मुताबिक राज्य में तकरीबन 100 से ज्यादा युवक इस्लामिक स्टेट की आतंकी विचारधारा से प्रभावित थे। एनआईए ने इस मामले में 19 केस दर्ज किए थे, जिनमें से एक केस ऐसा था जिसमें एक साथ केरल के 22 नौजवान इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए अफगानिस्तान चले गए थे। इसी तरह 2015 से 2016 के बीच केरल की ही 3 ईसाई युवतियों ने इस्लाम कबूला और ये तीनों अफगानिस्तान चली गई, जहां इन तीनों युवतियों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से शादी कर ली थी। आतंकी बनाने की साजिश और केरल में आतंकी संगठनों का इतिहास, अब यूपी पुलिस भी ऐसे सभी पहलुओं के तार जोड़ रही है, ताकि ये पता चल सके हिंदू युवतियों को मुसलमान बनाकर दरक्षा खान और मोहम्मद कैफ किस देश विरोधी एजेंडा को पूरा करने की साजिश रच रहे थे। जी न्यूज़।